इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई में नई सरकार के गठन की, राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की, देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस के बड़े दावे को, कैसे चंद्रबाबू के फैसले से फंसी बीजेपी, जानेंगे क्यों तमिलनाडु में तेज हुआ पीएम मोदी का विरोध, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लालू यादव के करीबी विधायक का बड़ा दावा, भाई वीरेंद्र बोले हमारे साथ आने वाले हैं नीतीश, बीजेपी से बना रहे हैं दूरी। योगी सरकार पर भड़के शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 144 साल बाद महाकुंभ के दावे को बताया झूठ, संगम में पानी में प्रदूषण को लेकर की सरकार की निंदा। आपके अधिकारी दबाव में हो सकते हैं पर न्यायपालिका नहीं, महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। हिल स्टेशन माथेरान में ई रिक्शा लाइसेंस के आवंटन से जुड़ी याचिका पर कोर्ट कर रहा था सुनवाई। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 203 अंकों की गिरावट के साथ 75,735 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 19 अंकों की गिरावट के साथ 22,913 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थे सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद बीजेपी के हाथ सत्ता आई है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस दौरान एनडीए के कई दिग्गज गायब दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। शालीमार से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। उनके साथ 6 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। बाद में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया, लेकिन रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण को लेकर कई विवाद भी जुड़ गए। सबसे बड़ा विवाद उनके ट्वीट को लेकर था जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किए थे, जिसमें उनकी भाषा बेहद आपत्तिजनक थी। अब ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन रेखा गुप्ता के इन ट्वीट का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन ट्वीट की भाषा इतनी आपत्तिजनक है कि हम उनके स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकते। वैसे रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से शपथ ग्रहण को लेकर प्रचार कर रही थी उसमें वो खुद ही घिर गई है, क्योंकि रेखा गुप्ता के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एनडीए के अंदर की दरार दिखाई देने लगी है। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। कहा गया कि वो प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन अपनी इसी यात्रा को उन्होंने 16 और 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था, और कारण था दिल्ली में एक शादी समारोह में हिस्सा लेना। यानी नीतीश ने शादी समारोह में जाने के लिए अपनी यात्रा रोक दी थी, लेकिन बीजेपी के न्योते पर वो दिल्ली नहीं गए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी शपथ ग्रहण से दूरी बनाई। योगी को लेकर तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने सवाल भी पूछ लिए कि दिल्ली और लखनऊ के बीच टकराव चल रहा है। साफ है बीजेपी ने दिल्ली में सरकार तो बना ली, लेकिन इस सरकार को अब दिल्ली वासियों से किए वादे भी पूरे करने होंगे जो चुनाव में बीजेपी की तरफ से किए गए थे। खासतौर पर यमुना की सफाई, जिसे लेकर बीजेपी ने कहा था कि 1 साल में यमुना का पानी नहाने लायक हो जाएगा, और दूसरा दिल्ली के प्रदूषण को सही करना। इसके अलावा भी दूसरे वादे हैं जिनकी कसौटी पर रेखा गुप्ता की सरकार कसी जाएगी। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। तो यूपी में भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं, जहां वो क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने मायावती को लेकर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक दलित युवक के सवाल पर कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। बता दें कि यूपी में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को करारी मात दी थी। अगर बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल हो जाती तो बीजेपी के लिए यूपी में 10 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे में केंद्र की सत्ता से बीजेपी बाहर हो जाती। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो कहना पड़ेगा कि बीएसपी संस्थापक कांशीराम और मायावती ने दलितों के लिए अच्छा काम किया और आज भी कर रही हैं, लेकिन एक सवाल है कि बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर किसी न किसी कारण से नहीं लड़ी। हमें तो काफी दुख हुआ। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। राहुल के बयान से यूपी में नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत मिलने लगे हैं। इस बात के दावे किए जाने लगे हैं कि भविष्य में यूपी में महागठबंधन बन सकता है। राहुल के बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो चीन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर दावा करता आ रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ा रहा है
और अब कांग्रेस ने दावा किया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के पास 90 गांव बसा रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेरा है, तो वहीं पूर्व बीजेपी सांसद ने इसे लेकर पीएम मोदी का इस्तीफा तक मांग लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की नापाक हरकतों को एक बार फिर उजागर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। कांग्रेस का दावा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 90 गांव बसा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब खबर है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 90 नए गांव बसा रहा है। इनमें से बहुत से गांव भारत चीन सीमा के उस क्षेत्र में हैं जो विवादित है। चीन भारतीय सीमा पर कुल 628 ऐसे गांव बसा चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की ही तरह खामोश हैं। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा कर चुका है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना शुरू कर चुका है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में 67.22 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना ली है। चीन ने लद्दाख क्षेत्र के हिस्से में 2 नए प्रांत बसाए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो झील पर एक ब्रिज बनाया है। चीन ने पैंगोंग झील के पास मिलिट्री बेस बनाया है, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर है, जहां हथियार, ईंधन और बख्तरबंद वाहनों को स्टोर किया जाता है। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि चीन लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहते रहे हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। बता दें कि इसी मामले पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को अपने प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका आचरण एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय है जिन्होंने पिछले साल भारत की हजारों निर्विवाद भूमि चीन को दे दी। यानी देखा जाए तो चीनी घुसपैठ के आरोपों को लेकर मोदी सरकार दोनों तरफ से घिर गई है। चीन से लेकर अमेरिका तक मोदी सरकार सवालों की घेरे में है, तो आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार के एक फैसले से बीजेपी फंस गई है। एनडीए के घटक दलों में टीडीपी काफी खास जगह रखती है। टीडीपी के समर्थन से ही केंद्र में मोदी सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने रमजान से पहले एक अहम फैसला लिया है, जिसमें बीजेपी के सामने उलझन खड़ी हो गई है। तो क्या है वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। रमजान का पवित्र महीना जल्द ही शुरू होने वाला है और इससे पहले तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी देने का फैसला लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को तुष्टीकरण की नीति करार दिया था, लेकिन अब एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी ऐलान किया है कि आंध्र प्रदेश में सभी मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक काम करने से 1 घंटा जल्दी छुट्टी देने की अनुमति दी जा रही है। हैरत की बात यह है कि भाजपा की राज्य इकाई ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि जब तेलंगाना सरकार का फैसला आया था, तब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की नीति जारी है। तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए कार्य समय में छूट दी है, लेकिन हिंदुओं को नवरात्रि उपवास के दौरान ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमित मालवीय चंद्रबाबू नायडू के लिए भी ऐसा ही कुछ लिखते हैं या नहीं। वैसे कांग्रेस ने आंध्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। अगर सरकार ने ये फैसला सुविधा के लिए लिया है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने तंज भी कसा कि बीजेपी ने कांग्रेस और तेलंगाना सरकार की आलोचना की थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ है, जहां बीजेपी समर्थित सरकार है। अब बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाएगी और क्या अपनी ही सहयोगी पार्टी की आलोचना करेगी? टीडीपी के फैसले ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दक्षिण में भी बीजेपी की कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। बीजेपी काफी अरसे से कोशिश कर रही है कि किसी तरह दक्षिण भारत में उसके पैर जम जाएं, लेकिन बीजेपी को दक्षिण के सभी राज्यों से तगड़ी चुनौती मिलती है। और अब तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों ने मोदी को चेतावनी तक दे दी है कि बीजेपी को राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। तो क्यों फूटा बीजेपी पर तमिलनाडु के दलों का गुस्सा, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में डीएमके सरकार की वजह से बीजेपी की सारी चालें फेल हो रही हैं। वहीं अब इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में कहा गया है कि गो बैक मोदी के नारे गेट आउट मोदी में बदल जाएंगे। बीजेपी हमें डरा नहीं सकती। ये पेरियार की धरती है, अन्ना की धरती है, कलैगनार की धरती है और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में स्वाभिमान की धरती है। मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन में इंडिया के दलों ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बजट आवंटन में कमी और शिक्षा निधि जारी न करने जैसे मुद्दों को उठाया। इस मौके पर उदयनिधि स्टालिन ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर फंड मिलना बंद हुआ तो विरोध प्रदर्शन और तेज होगा और राज्यव्यापी आंदोलन में बदल जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में डीएमके के अलावा वीसीके, टीएनसीसी, एमडीएमके, सीपीआईएम, सीपीआई और केएमडीके के नेता शामिल हुए। तमिलनाडु में मोदी का विरोध तेज होता जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र एनडीए में भी दरार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
राज्य में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब इस योजना को बंद करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा फडणवीस सरकार ने शिंदे को एक और बड़ा झटका दिया है। फडणवीस ने शिंदे के एक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने शिंदे को बड़ा झटका दिया है। बीएमसी ने एकनाथ शिंदे का प्रोजेक्ट कहे जाने वाले 1400 करोड़ रुपए के उस टेंडर को खारिज कर दिया है, जिसके तहत सूखे कचरे का मैनेजमेंट किया जाना था। 4 साल के लिए ये टेंडर जारी हुआ था। इस योजना के जरिए घर घर से कूड़े का कलेक्शन करना और स्लम एरिया में रास्तों की सफाई, नालों की सफाई और टॉयलेट का मेंटेनेंस करना शामिल था। ये टेंडर फरवरी 2024 में जारी किया गया था। इसके बाद बीएमसी ने सफाई व्यवस्था शुरू की थी। हर वीकेंड पर स्लम बस्तियों में सफाई अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन अब बीएमसी ने स्कीम का टेंडर ही कैंसिल कर दिया है। इस तरह ये पूरी योजना ही रद्द हो गई है। एकनाथ शिंदे के लिए प्रोजेक्ट को रद्द किया जाना करारा झटका है। इसकी वजह यह है कि स्कीम के जरिए वो स्लम एरिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। बीएमसी का चुनाव एकनाथ शिंदे भाजपा से अलग होकर अपने दम पर लड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में बीएमसी का टेंडर ही रद्द कर देना उनके लिए झटका है। इससे पहले भी शिंदे सरकार की कई योजनाएं पहले ही बंद की जा चुकी हैं और अब मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस योजना में शामिल महिलाओं की संख्या में 9 लाख की कमी आने वाली है। 5 लाख महिलाओं के नाम पहले ही काटे जा चुके हैं और अब खबर है कि 4 लाख नए नाम काटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे राज्य सरकार को 945 करोड़ रुपए की बचत होगी। विपक्ष तो पहले से ही इस योजना को जुमला बता रहा था और अब विपक्ष की बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र एनडीए में टकराव देखने को मिल रहा है। तो बीते कुछ वक्त से संवैधानिक संस्थाओं की आजादी को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। मोदी सरकार पर आए दिन संस्थाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप करने के, उनका दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहते हैं और अब एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। हाई कोर्ट के जजों को लेकर लोकपाल के एक फैसले पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से लोकपाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उसे हाईकोर्ट के जजों की जांच करने का अधिकार है। इस पर जस्टिस गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये परेशान करने वाली बात है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई और जस्टिस ओका ने कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी हाईकोर्ट के जज संवैधानिक प्रहरी के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन उन्हें एक वैधानिक पदाधिकारी नहीं माना जा सकता। दरअसल 27 जनवरी को लोकपाल 2 शिकायतों पर सुनवाई कर रहे थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि हाईकोर्ट के एक कार्यरत जज ने एक कंपनी के हित में फैसला लेने के लिए राज्य के एक अतिरिक्त जिला जज और हाईकोर्ट के एक दूसरे जज को प्रभावित किया। ये मामला जिस कंपनी से जुड़ा था, फैसला उसी के पक्ष में आया और खास बात यह है कि ये कंपनी जिसकी थी वो उस जज की पहले मुवक्किल रह चुकी हैं जब कोर्ट में वकील के तौर पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इस मामले में लोकपाल ने खुद को मौजूदा जजों की जांच करने वाला अधिकारी बताया था, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में केंद्र, लोकपाल के महापंजीयक और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने शिकायतकर्ता से हाईकोर्ट के जज का नाम और शिकायत के कारण का खुलासा करने पर भी रोक लगा दी है। इस बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में कोर्ट की मदद करने की पेशकश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। जिसके बाद सिब्बल ने कहा कि मुझे लगता है इस पर एक कानून बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ये मामला न्यायपालिका की आजादी से जुड़ा होने के साथ ही बहुत जरूरी भी है। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रयोगवादी पार्टी बीजेपी ने दिल्ली में भी अपना प्रयोग कर दिया है। वो प्रयोग जो वो हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करती आई कि एक नया नाम वो अपने सीएम का लेकर के आते हैं। उसी तरह से दिल्ली में भी एक ऐसा नाम जिसे राजनीति में शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना था, जब उनके बारे में उत्सुकतावश जानने की कोशिश करी तो पता चला कि जवाब में ढेर सारी गालियां और अपशब्द रेखा गुप्ता के नाम से आने लगे। उन्होंने केजरीवाल को जमकर गालियां बकी हैं और साथ में जेएनयू के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनको नफरत है और उन्होंने कहा कि वो जेएनयू को बंद भी करवाना चाहेंगी। इस तरह से
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के इरादे लोगों को समझ में तो आ गए होंगे, बाकी तो मोदी है तो सब मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया।